डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 46 से 46, पुस्तकालय। चिकित्सा समुदाय के लिए आधुनिक सम्मोहन की उत्पत्ति 1843 से मानी जाती है और इसका मूल अर्थ नींद के लिए ग्रीक शब्द से आता है। सम्मोहन का सिद्धांत मानव विचार के दो अलग अलग स्तरों पर आधारित है, चेतन और अवचेतन। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो चेतन मन हावी रहता है। सम्मोहन में चेतन मन को किसी एक विचार या उद्दीपन पर केंद्रित किया जाता है। इससे चेतन मन की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे अवचेतन मन से सीधा संवाद संभव हो पाता है। इस अवस्था में चेतन और अवचेतन दोनों मनों तक पहुंचा जा सकता है। सम्मोहन के कई प्रकार होते हैं। हायाशी योशिकी पिछले कुछ समय से लगन से पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने मनोविज्ञान और सम्मोहन पर कुछ शुरुआती किताबें उठाई थीं और पिछले कुछ दिनों से उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। यह एक गंभीर और कुछ हद तक उबाऊ विषय था। सच तो यह है कि हायाशी को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह उस तरह का व्यक्ति था जो कुछ भी उपयोगी साबित हो उसका अध्ययन कर लेता था। फिर भी किताबें पढ़ने से उसे सीमित ज्ञान ही प्राप्त हुआ। उसकी योजना थी कि सैद्धांतिक ज्ञान का ठोस आधार विकसित करने के बाद वह स्पाइडर से प्राप्त उपकरणों का उपयोग करे। दुकानों में ज्यादा उपयोगी किताबें नहीं हैं। मुझे पुस्तकालय में जाकर देखना चाहिए। किताब को झट से बंद करते हुए उसने समय पर एक नजर डाली और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह अपार्टमेंट के गैरेज से गाड़ी लेकर निकला। पुस्तकालय शाम 6 बजे बंद हो जाता था। अभी शाम के 5 बज चुके थे, जिसका मतलब था कि उसके पास किताबें देखने के लिए लगभग आधा घंटा था। कुछ ही देर में हायाशी पुस्तकालय पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि वह जगह काफी खाली थी। स्कूल का समय बीत जाने के बावजूद वहां ज्यादा लोग नहीं थे। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। निर्देशों का पालन करते हुए वह लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर गया जहां मनोविज्ञान विभाग स्थित था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक परिचित दृश्य सामने आया। चौड़े और अच्छी रोशनी वाले कमरे में करीने से व्यवस्थित किताबों की अलमारियों के बीच कई परिचित छोटी मूली और एक काफी शोर मचाने वाला शकरकंद बातें कर रहे थे। कोनन एडोगावा, गेंटा कोजिमा, अयुमी योशिदा और मित्सुहिको त्सुबुराया। आप लोग यहां पढ़ने आए हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आह, ये तो बड़ा भाई है। योशिकी ओनिसान। हायाशी के अचानक प्रकट होने पर बच्चों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आयुमी बेहद खुश और थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मित्सुहिको और कोनन हमेशा की तरह विनम्र थे और जेंटा ने नाटकीय अंदाज में उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम याद हो। हायाशी ने उसे तिरछी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बल्कि धीरे से अयुमी के सिर पर थपथपाया, जिससे वह खुशी से शर्मा गई। हम यहाँ किताबें पढ़ने और उन पर रिपोर्ट लिखने आए हैं। कल तक हमें होमवर्क जमा करना है, उसने समझाया। अच्छा, मैं समझ गया। यह तो आपकी बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है। बड़े भाई, क्या आप भी यहाँ पढ़ने आए हैं? मैं घर पर पढ़ने के लिए कुछ किताबें उधार लेने आया हूँ, हायाशी ने लापरवाही से जवाब दिया और चारों ओर नजर घुमाई। क्या आपको पता है कि मनोविज्ञान की किताबें कहाँ हैं? वहां, मित्सुहिको ने मदद करने की उत्सुकता से कहा। मैंने अभी अभी बाएं ओर कुछ देखे हैं। धन्यवाद। हायाशी टहलते हुए वहां पहुंचा और सामान देखने लगा। वहां मनोविज्ञान की किताबों से भरी कई अलमारियां थीं, जिन्हें बड़े करीने से श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया था। इनमें से सम्मोहन से संबंधित शीर्षक सबसे अलग दिखे। सम्मोहन की आवाज आपके साथ है, अवचेतन मन का रहस्य और शक्ति, सम्मोहन द्वारा आत्मोपचार, सम्मोहन और स्मृति। उसने एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे कोने से कोनन आता हुआ दिखाई दिया। शक से बचने के लिए उसने मनोविज्ञान की एक सामान्य किताब उठा ली, लेकिन उनकी इस कोशिश को नजरअंदाज नहीं किया गया। योशिकी ओनिसान, क्या आपने अंगूठी पहनी है? अरे हाँ, एक दोस्त ने मुझे दिया था। क्या यह थोड़ा ज्यादा भड़कीला नहीं लग रहा है? सच में नहीं, कोनन ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। लेकिन यह अंगूठी थोड़ी अजीब लग रही है। वह अचानक गंभीर हो गया। योशिकी ओनिसान, मुझे आपसे कुछ कहना है। कृपया आगे जाएं। कोनन के कुछ समझाने से पहले ही जेंटा और मित्सुहिको ने बीच में दखल दिया। अरे कोनन, तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि जासूस लड़के इसे खुद ही सुलझा लेंगे? हायाशी ने अपनी भौहें उठाईं लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया, अपना ध्यान कोनन पर केंद्रित रखा। कोनन ने कहा, पुलिस थोड़ी देर पहले पुस्तकालय के एक कर्मचारी की तलाश में आई थी। इंस्पेक्टर मेगुरे और उनकी टीम तामादासान नाम के एक लापता व्यक्ति की तलाश कर रही थी। अपनी बात रखने के लिए उत्सुक आयुमी ने झट से कहा, उन्होंने कहा था कि तामादासान बहुत समय के पाबंद हैं और घर जाने से पहले हमेशा पुस्तकालय से अपनी पत्नी को फोन करते थे, लेकिन उन्होंने परसों रात ऐसा नहीं किया। तो वह हमेशा पुस्तकालय से घर फोन करता था, हायाशी ने सोचा। यह जानी पहचानी सी बात लगी।
उन्हें डिटेक्टिव कॉनन के कई एपिसोड विस्तार से याद नहीं थे, लेकिन पुस्तकालय से जुड़ा यह खास मामला उन्हें याद रह गया था। इसमें एक अजीब सा खौफ था जो उनकी यादों में बसा हुआ था। कोनन ने कहा, अगर उसने फोन नहीं किया तो शायद उसके यहां रहते हुए कुछ हुआ होगा। पुलिस ने तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। तो तुम बच्चे सिर्फ होमवर्क नहीं कर रहे हो, जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हयाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह देखकर बच्चे गर्व से फूल गए। जेंटा ने अपनी बाहें मोड़ी और गर्व से मुस्कुराया। बिल्कुल सही। ये काम तो जासूस लड़कों पर ही छोड़ दो। हायाशी धीरे से हंस पड़ा। उन्हें अत्यधिक ऊर्जावान बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन कम से कम आयुमी प्यारी और विनम्र तो थी। तो आपके ग्रेड कैसे हैं? आयुमी कक्षा में सबसे आगे है। हाँ, मैं भी ठीक हूं। ची, इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? जेंटा ने बड़बड़ाते हुए कहा। हायाशी ने वापस शेल्फ की ओर रुख किया। जब उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, तो कोनन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आपको लापता कर्मचारी की चिंता नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है, हयाशी ने रीढ़ की हड्डी को देखते हुए जवाब दिया। लेकिन आपने अभी कहा कि पुलिस पहले ही तलाशी ले चुकी है और उन्हें कुछ नहीं मिला, है ना? लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ चूक की हो। हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वह शांति से एक किताब के पन्ने पलट रहा था। संदिग्धों के घरों की तलाशी लेने के लिए पुलिस को उचित वारंट की आवश्यकता होती है। अगर उनके पास भी कोई सुराग नहीं है तो सबूत के बिना किसी सार्वजनिक इमारत की छानबीन करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। तुम्हारी क्या समस्या है? जेंटा ने गुस्से से कहा, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। अध्याय 47 से 47, सम्मोहन के साथ प्रयोग। नमस्कार, पुस्तकालय अब बंद है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कृपया कल वापस आइएगा। जैसे ही घड़ी में 6 बजने का समय नजदीक आया, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष कोसुगी त्सुकावा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तीसरी मंजिल पर प्रकट हुई। अरे, यह तो अभी से बंद हो रहा है, जेंटा कोजिमा ने हैरानी से कहा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हयाशी योशिकी ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर बच्चों की ओर मुड़े। ठीक है, आज के लिए जासूसी का खेल बंद करते हैं। निर्देशक घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परेशान न करें। हम निकल रहे हैं, आयुमी योशिदा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। उनमें इकलौती लड़की होने के नाते उसके फैसले ने बाकी जासूस लड़कों को भी उसके अनुरूप चलने पर मजबूर कर दिया। निर्देशक त्सुकावा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हायाशी ने अपने हाथ में किताब उठाई। माफ कीजिए, निदेशक महोदय, क्या आप जाने से पहले मेरे लिए इसकी जांच कर सकते हैं? क्या आप इसे उधार लेना चाहते हैं? बिल्कुल, त्सुकावा ने सिर हिलाते हुए कहा। वह उन्हें लिफ्ट की ओर ले गया। जैसे ही दरवाजे खुले, हयाशी ने देखा कि जेंटा गंभीरता से लोगों की गिनती कर रहा था। 1, 2, 3, कुल मिलाकर 6, उसने बुदबुदाते हुए कहा। क्या हुआ? हयाशी ने पूछा। इस लिफ्ट में सिर्फ 7 लोग ही आ सकते हैं। जब हम पहले किसी और के साथ इसमें सवार हुए थे, तब हम 8 लोग थे और लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी, मित्सुहिको त्सुबुराया ने बताया। क्या ऐसा है? हयाशी ने हल्की सी मुस्कान दी। नीचे पहुंचने के बाद त्सुकावा ने पुस्तक ऋण की प्रक्रिया पूरी की, जबकि हयाशी ने पास में लगी कर्मचारियों की सूची पर सरसरी नजर डाली। निर्देशक का नाम कोसुगी त्सुकावा है ना? वो मैं ही हूं, उसने हंसते हुए जवाब दिया। तुम क्यों पूछ रही हो? ओह, बस यूं ही पूछ रहा था, हयाशी ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पास ही खड़े कोनन एडोगावा ने एक समझदारी भरी नजर डाली। तो वह फिर से नामों का संग्रह कर रहा है, शायद अपने किसी उपन्यास के भावी पात्रों के लिए। कोनन के चेहरे के भाव इतने स्पष्ट थे कि अयुमी ने भी उन्हें नोटिस कर लिया। कोनन, क्या तुमने कुछ पता लगाया? ऐसा नहीं है। बात बस इतनी सी है कि योशिकी ओनिसान को नाम इकट्ठा करने की आदत है। यह तो कुछ अजीब सा है, जेंटा ने कहा। कोनन ने कूटनीतिक ढंग से जवाब दिया, यह कोई असामान्य बात नहीं है। वह रहस्य कथा लेखक हैं। नाम चुनना मुश्किल होता है, मुझे लगता है। पंजीकरण पूरा करने के बाद हयाशी बच्चों के साथ पुस्तकालय से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय वे सभी उत्साहपूर्वक अपना परिचय देने लगे। उन्होंने न केवल अपने पूरे नाम बताए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि वह उन्हें लिख लें। जब उन्होंने ऐसा किया, तो हयाशी सचमुच प्रसन्न दिखे, जैसे कोई उपन्यासकार अपने अगले सहायक पात्रों की खोज कर चुका हो। काश जिन और उसके साथी भी इतने ही सहयोगी होते। जब उन्हें यकीन हो गया कि बच्चे घर चले गए हैं, तो हयाशी अपनी कार में वापस लौट गए। अंदर से उसने देखा कि निदेशक त्सुकावा ने पुस्तकालय का सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया। अपने एक कर्मचारी की हत्या करने के बाद, जिसने उसका रहस्य उजागर कर दिया था, निदेशक पिछले 2 दिनों से अतिरिक्त सतर्क था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके आसपास कोई न हो, और फिर उसने अपना गुप्त कार्य जारी रखा, नशीले पदार्थों की खेप का आयोजन करना। निर्देशक त्सुकावा एक ड्रग डीलर था। उसने प्रतिबंधित सामग्री को आयातित विदेशी पुस्तकों में छिपाकर रखा था, जिन्हें श्रिंक रैप में सील करके बक्सों में बंद कर दिया गया था, ताकि कोई भी उन्हें यूं ही न देख ले। सच्चाई का पता लगाने वाले कर्मचारी की हत्या करने के बाद उसने शव को लिफ्ट के शाफ्ट में छत के भीतर छिपा दिया।
यही वह कारण था जिसके चलते रहस्यमय लिफ्ट ओवरलोड की घटना हुई थी, जिसका जिक्र कॉनन ने पहले किया था। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं और अधिक अभ्यास करने के बाद ही इसे आजमाऊंगा, लेकिन चूंकि आपने खुद को इतनी कुशलता से अलग थलग कर लिया है, इसलिए पहले प्रयास के लिए आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हायाशी योशिकी ने अपनी डेथ नोट खोली और लिखना शुरू किया। कोसुगी त्सुकावा ने 3 मई को शाम 6:10 बजे बेका सिटी लाइब्रेरी का मुख्य द्वार खोला। हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने उस दिन शाम 6:10 से 6:40 बजे के बीच हुई किसी भी घटना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। 3 दिन बाद दोपहर 2:49 और 33 बजे हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। बस बात खत्म। क्योंकि हायाशी को ताले खोलना नहीं आता था, इसलिए उसने त्सुकावा से खुद दरवाजा खोलने को कहा। समय आने पर हायाशी बाहर निकला और पुस्तकालय की ओर बढ़ा। निश्चित रूप से दरवाजा खुला हुआ था। अंदर निदेशक, जो अपने माल को व्यवस्थित करने के लिए ऊपर लौट आए थे, ने अपने पहले के कार्यों में कुछ भी अजीब नहीं देखा जब तक कि उन्होंने किसी के आने की आवाज नहीं सुनी। वहां कौन है? अचानक एक अजीब लाल रोशनी सीढ़ियों में फैल गई, जिससे वह क्षण भर के लिए अंधा हो गया। हायाशी ने आधा चेहरा ढकने वाला मुखौटा पहन रखा था। मुखौटे में 3 छोटी बत्तियां कांजी के आकार में लगी हुई थीं। धड़कती हुई लाल बत्ती के झिलमिलाने से कमरे में फैली एक रंगहीन गैस के साथ तालमेल बैठ गया, जिससे त्सुकावा की मानसिक स्पष्टता प्रभावित होने लगी। अपने डर को महसूस करो, निर्देशक त्सुकावा। हायाशी की शांत आवाज हवा में गूंज उठी। त्सुकावा का चेहरा जम गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कुछ ही सेकंड में वह डर से बड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं, मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, युतानी। लापता कर्मचारी का नाम युतानी था। मास्क के नीचे हायाशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप देखता रहा। जैसे जैसे गैस का असर बढ़ता गया, त्सुकावा की घबराहट बढ़ती गई। वह चिल्लाने लगा, इतने सारे अधिकारी। नहीं, यह मैं नहीं था। मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था। हायाशी धीरे धीरे करीब आता गया। निर्देशक दहशत से पीछे हट गया और तब तक पीछे की ओर रेंगता रहा जब तक उसकी पीठ एक किताबों की अलमारी से नहीं टकरा गई। फंसा हुआ महसूस करते हुए वह छटपटाने लगा, मानो अदृश्य आकृतियों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो। दूर हटो, मुझसे दूर हटो। मुझे गिरफ्तार मत करो, मत करो। मैं कुछ भी कबूल नहीं करूंगा। वह उन्माद में चीखने लगा। हायाशी ने शांत भाव से अपनी तर्जनी और अंगूठे को बंदूक की तरह इशारा किया। त्सुकावा ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। यह देखकर हायाशी ने हल्के से अपनी जीभ चटकाई। त्सुका। अध्याय 48 से 48। निर्देशक शुजी त्सुकावा एक बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, खतरनाक नहीं। नहीं, यह बहुत ही उबड़-खाबड़ था। शुजी त्सुकावा को बटेर की तरह फर्श पर सिकुड़कर लेटे हुए देखकर हायाशी योशिकी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन यह उनकी अपनी कमियों के कारण था। स्पाइडर का उपकरण कारगर था, प्रभाव में शक्तिशाली और सक्रिय होने में लगभग कोई देरी नहीं होती थी। सच कहे तो यह अविश्वसनीय था कि हायाशी ने महज एक वाक्य से त्सुकावा को इस हालत में पहुंचा दिया था। लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था, यह सम्मोहन था। स्पाइडर अपनी न्यूनतम हलचल और दर्शकों की किसी भी असामान्य प्रतिक्रिया के बिना हजारों दर्शकों को जटिल भ्रमों में खींच सकता था। इसके विपरीत हायाशी जानता था कि वह जिन जैसे व्यक्ति को प्रभावित करने में असमर्थ था, और त्सुकावा की अति प्रतिक्रिया उसके इच्छित लक्ष्य के अनुरूप नहीं थी। फिर भी चूंकि मुझे यह अवसर मिला है, तो क्यों न मैं यह देख लूं कि मैं इसे कितनी दूर तक ले जा सकता हूं। शांत हो जाओ, शुजी त्सुकावा। हायाशी की आवाज धीमी और सुखदायक थी। पुस्तकों के अनुसार सम्मोहन शांत और स्थिर वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी होता है। सम्मोहनकर्ता की आवाज का लहजा सम्मोहन की अवस्था को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन शुजी त्सुकावा अब भी कांप रहा था और हंफ रहा था। डरो मत, यहां कोई पुलिस नहीं है। तुमने सब कुछ बिल्कुल सही किया है। किसी को पता नहीं चलेगा। फिर क्या अब आप शांत हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। गहरी सांस लो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने किसी को मार डाला। क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? मैंने उसे रखा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, त्सुकावा के चेहरे पर झिझक के भाव उभर आए। हायाशी की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी सथी चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से घबराहट छा गई। फिर जब उसने हायाशी को दोबारा देखा तो वह भय से जम गया। तुमने वो सुना? क्या गलत हो गया? हायाशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस देखता रहा और सोचता रहा। क्या इसका कारण यह था कि त्सुकावा हाल ही में मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था? आखिरकार उसने 2 दिन पहले ही एक कर्मचारी की हत्या की थी और आज पुलिस उसके आसपास छानबीन कर रही थी। वह जरूर घबराया हुआ होगा। शायद सम्मोहन इतनी आसानी से इसलिए कारगर हो गया क्योंकि त्सुकावा पहले से ही अपनी मानसिक सीमा पर था।
त्सुगावा, जो अब हायाशी को स्पष्ट रूप से पहचान चुका था, समझ गया कि उसने क्या कबूल किया है और उसके सामने खड़ा युवक उस जानकारी का क्या कर सकता है। हताशा उमड़ पड़ी। नहीं, उसे इसे यही रोकना होगा। वह आदमी हायाशी पर झपटा और दोनों हाथों से उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगा। टकराना। हायाशी की प्रतिक्रिया एक निर्मम लात थी। उसके चमड़े के जूते का तलवा सीधे त्सुगावा के पेट पर लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। बिना रुके हायाशी आगे बढ़ा और अपनी एड़ी से उस बूढ़े आदमी की छाती पर वार करके उसे जकड़ लिया। मुझे जाने दो, त्सुगावा हांफते हुए बोला। मैं करूंगा, लेकिन मुझे एक पल दीजिए। हायाशी। उसने अपना फोन निकाला और शांति से नंबर डायल किया। हायाशी के जूते के नीचे से त्सुगावा घबराहट में छटपटाने लगा। उसे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके पेट में दर्द और सीने पर दबाव के कारण वह इतना कमजोर हो गया था कि विरोध नहीं कर सका। हेलो, ऑफिसर मेगुरे? एक अजीब सी आवाज। अरे, ये तो पुस्तकालय के निदेशक त्सुगावा हैं। उसने लापता कर्मचारी तमाड़ा की हत्या इसलिए की क्योंकि तमाड़ा ने उसके ड्रग रैकेट का पता लगा लिया था। मैंने उसे पहले ही काबू में कर लिया है। कृपया आकर उसे ले जाएं। जी हाँ, धन्यवाद। वह बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी है, उससे कोई खतरा नहीं है। फोन के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मेगुरे का चेहरा ड्रग डीलर शब्द सुनते ही पीला पड़ गया था। लेकिन जब हायाशी ने शांत भाव से त्सुगावा को सीधा सादा और खतरनाक नहीं बताया, तो वह बुजुर्ग व्यक्ति पूरी तरह से अचंभित रह गया। आप इसे खतरनाक नहीं कहते। हायाशी ने फोन काट दिया। उनके लिए त्सुगावा द्वारा किसी का गला घोंटने का क्रूर प्रयास अपराधों की श्रेणी में सबसे सरल था। अभी समय 18:19 है, उसने जोर से कहा। इस समय यातायात को देखते हुए पुलिस को यहां पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। तो तब तक क्या आप कुछ और प्रयोगों में मेरी मदद कर सकते हैं? चूंकि डेथ नोट में यह उल्लेख किया गया था कि त्सुगावा 18:10 और 18:40 के बीच जो कुछ हुआ उसका कभी जिक्र नहीं करेगा, इसलिए हायाशी आगे के सम्मोहन परीक्षणों के साथ सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता था। पुलिस अपेक्षित समय से 3 मिनट देरी से पहुंची। इंस्पेक्टर मेगुरे जो कई अधिकारियों के साथ पुस्तकालय में दाखिल हुए, लेकिन वहां उन्होंने हायाशी योशिकी को शांतिपूर्वक मनोविज्ञान की किताब के पन्ने पलटते हुए पाया। ओह भाई हायाशी, आपने जिस ड्रग डीलर डायरेक्टर का जिक्र किया था वह कहाँ है? श्री त्सुगावा किताबों की अलमारियों के पास है। हायाशी ने धीरे से किताब बंद कर दी। इसका शीर्षक था मनोवैज्ञानिक तनाव से मुक्ति। क्या आप ठीक हैं? जासूस सातो मिवाको ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा। वह जांच विभाग की शीर्ष अधिकारियों में से एक थीं और उच्च जोखिम वाली गिरफ्तारियों से जुड़े अभियानों में शायद ही कभी अनुपस्थित रहती थीं। मैं ठीक हूं, हायाशी ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उनका अंदाज आकर्षक और शांत था। श्री त्सुगावा अब बिल्कुल शांत हैं। आप बेझिझक उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर सातो ने मेगुरे की ओर देखा, जिसने सावधानी से सिर हिलाया। फिर वह अपनी टीम की ओर मुड़ी। चलो चलें। ओह, और ऑफिसर मेगुरे, हायाशी ने उनके जाते हुए कहा। अगर आप अभी भी तामाड़ा के शव की तलाश कर रहे हैं, तो लिफ्ट शाफ्ट में देखें। मेगुरे की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें मिल गया? मैंने इसे खुद नहीं देखा। बस एक अनुमान है, हायाशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसी बीच जासूस सातो और उनकी टीम किताबों की अलमारियों तक पहुंची और वहां त्सुगावा को शांत भाव से खड़े पाया। बिना किसी प्रतिरोध के उसने पास रखे एक गत्ते के डिब्बे की ओर इशारा किया। सारी दवाइयां इसी में हैं, उसने स्पष्ट रूप से कहा। और हाँ, मैंने तमादा को भी मार डाला है। अब आप मुझे यहां से ले जा सकते हैं। सहयोग का स्तर देखकर पूरी टीम दंग रह गई। सातो अविश्वास से देखता रहा, फिर सावधानी से आगे बढ़ा और त्सुगावा को हथकड़ी पहना दी, जिसने स्वेच्छा से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए थे। दुनिया में क्या? वह अचंभित थी। उसी समय मेगुरे और उसके अधिकारियों ने लिफ्ट शाफ्ट से तामाड़ा का शव बरामद किया, ठीक उसी जगह से जहां हायाशी ने अनुमान लगाया था। अध्याय 49 से 49, समय का भटकाव। मिवा सिटी लाइब्रेरी में मामला जल्द ही सुलझा लिया गया। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि ड्रग डीलर के निदेशक शुजी त्सुगावा ने पुलिस के पूछे जाने पर बिना किसी प्रतिरोध के अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने अपराधों के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया। जब यह घटना अखबारों में छपी, तो इसने व्यापक चर्चा को जन्म दिया। आखिरकार मिहुआ पुस्तकालय कई वर्षों से अस्तित्व में था। मिहुआ शहर में लगभग हर कोई कभी न कभी इसमें कदम रख चुका था। और अब यह खुलासा हुआ कि निदेशक किताबों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कर रहा था, यहां तक कि उसने अपने इस रहस्य को उजागर करने वाले एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी थी। यह बेहद भयावह था। आंटी एरी, कल कौन सा दिन है? कल 7 तारीख होनी चाहिए। मई? यह अप्रैल का महीना है। रात का समय था। आधी रात के नाश्ते की मेज पर बैठे हायाशी योशिकी और किसाकी एरी ने अभी अभी अपनी बातचीत समाप्त की थी। एरी ने अपने कप पर अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। उसने भौहें चढ़ाई, फिर योशिकी को ध्यान से देखा, स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रही थी। योशिकी कुन, हम्मा, क्या आप हाल ही में बहुत तनाव में रहे हैं? योशिकी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया।
किसाकी एरी ने सावधानी से कहा, ऐसा लगता है कि आपको हाल ही में तारीखें याद रखने में परेशानी हो रही है। शायद मैं नींद की कमी से जूझ रहा हूं। मैं अपनी नई किताब के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। क्या यह अभी अभी प्रकाशित नहीं हुआ था? इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी आवाज में मातृत्व की चिंता झलक रही थी और वह धीरे से बोली, आजकल तुम मनोविज्ञान की बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? बिल्कुल नहीं। योशिकी हिचकिचाया, फिर उसने सच बताने का फैसला किया। बस मुझे याद नहीं रहता कि अगली तारीख कौन सी है। जैसे मुझे पता नहीं चलता कि कल 8 तारीख है, 9 तारीख है या कुछ और। क्या कोई अन्य लक्षण है? कोई नहीं। वह मुस्कुराया। सच कहूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस हर सुबह उठने के बाद अपना फोन चेक करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं योशिकी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एरी ने अपना सिर हिलाया। वह एक समझदार इंसान थी, लेकिन योशिकी के हालिया व्यवहार ने उसे बहुत चिंतित कर दिया था। फिर भी उसने इस बात का ध्यान रखा कि घबराहट फैलाकर उस पर दबाव न डाले। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह आपके लिए मायने नहीं रखता, तो आप छुपकर इतनी सारी मनोचिकित्सा की किताबें नहीं पढ़ रहे होते। शायद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं कल अपॉइंटमेंट ले लूंगी, ठीक है? लेकिन क्या आप आजकल कानूनी मामलों में व्यस्त नहीं हैं? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, योशिकी मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं खुद जाऊंगा। क्या आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक को जानते हैं? मैं सम्मोहन चिकित्सा आजमाने के बारे में सोच रहा हूं। मैं अपने एक सहकर्मी से पूछ लेता हूं। यह जानकर राहत महसूस हुई कि वह इस विचार का विरोध नहीं कर रहा था। एरी ने अपना फोन उठाया और तुरंत अपने नेटवर्क से संपर्क किया। योशिकी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उनकी बीमारी का निदान संभवतः समय के प्रति भटकाव के रूप में किया जाएगा। उन्होंने समय की धारणा से जुड़ी अपनी परेशानी को जानबूझकर नहीं छिपाया था। आखिरकार इसने उन्हें मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में गहराई से उतरने और एक कुशल सम्मोहन चिकित्सक की तलाश करने का एक वैध कारण दिया था। किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति को ढूंढना जिसे राजी भी किया जा सके, इसके लिए योजना बनाने और एक स्वाभाविक बहाने दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ देर बाद बेका फार्मेसी अस्पताल में डॉक्टर क्योसुके फुडो का इलाज होता है। उद्योग में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, एरी ने कहा। महानगर पुलिस के कई अधिकारी उनसे इलाज करवाते हैं। डॉक्टर क्योसुके फुडो, तो आपका क्या विचार है? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अपॉइंटमेंट तय कर दूंगा। कृपया इसे कल 3 बजे के लिए निर्धारित करें। समझ गया। हालांकि एरी कुशल और निर्णायक थी, लेकिन वह हमेशा योशिकी की इच्छाओं का ध्यान रखती थी। सच में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंटी एरी। डॉक्टर क्योसुके फुडो एक संयमित और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे। वह लगभग 35 वर्ष के आसपास के प्रतीत होते थे, हमेशा पेशेवर पोशाक में सजेजे रहते थे और उनमें एक शांत और सक्षम व्यक्तित्व झलकता था। श्री हायाशी, कृपया बैठ जाइए। उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान और हाथ में क्लिपबोर्ड लिए योशिकी का स्वागत किया। आपकी फाइल से मुझे पता चला है कि आपको दिनों के बीतने का हिसाब रखने में परेशानी हो रही है। क्या यह सही है? हाँ। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि कल 8 अप्रैल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। डॉक्टर फुडो ने अपना धैर्य बनाए रखते हुए आगे कहा, क्या आप अल्पकालिक समय को सटीक रूप से समझ सकते हैं? जैसे सुबह, दोपहर या समय अंतराल? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि लगभग 1 घंटे में शाम के 4 बज जाएंगे। और इस समय संबंधी भ्रम के अलावा एकाग्रता, स्मृति या भाषा समझने में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। समझ गया। तो आपकी समस्या लंबी समयावधि से संबंधित प्रतीत होती है। डॉक्टर फुडो ने चार्ट पर नोट लिखे। क्या आप कुछ और परीक्षण करवाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे? इससे हमें यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि यह मनोवैज्ञानिक समस्या है या तंत्रिका संबंधी। कोई समस्या नहीं। डॉक्टर फुडो को पूरा यकीन था कि यह मनोवैज्ञानिक समस्या है, लेकिन उन्होंने संरचनात्मक समस्या की संभावना को खारिज करने के लिए सीटी और एमआरआई स्कैन कराने का आदेश दिया। उनकी प्रतिष्ठा के कारण सब कुछ शीघ्रता से हो गया। 30 मिनट के भीतर वे परामर्श कक्ष में लौट आए। स्कैन रिपोर्ट साफ है। आपका दिमाग बिल्कुल सामान्य है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप संतुलित प्रतीत होते हैं। न कोई चिंता है, न ही अवसाद के लक्षण। आपको यह समस्या सबसे पहले कब नजर आई? कहना मुश्किल है। मुझे अतीत को याद करने में कोई समस्या नहीं हुई है। दिलचस्प। डॉक्टर सोच विचार करते हुए आगे की ओर झुक गए। चलिए आपकी तर्क क्षमता का परीक्षण करते हैं। यदि आज 7 अप्रैल है, तो आपको क्या लगता है कि कल क्या होगा? स्वाभाविक रूप से 8 अप्रैल को, क्योंकि 8 7 के बाद आता है। लेकिन कल 13 अप्रैल है, श्रीमान हायाशी। यह एक बड़ा झटका था। योशिकी के शांत चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। वह भ्रमित नहीं था। वह जानता था कि यह दुनिया की असंगति थी, उसकी अपनी नहीं। इसीलिए उन्होंने फुडो को कभी डॉक्टर नहीं कहा, बल्कि केवल श्रीमान कहकर पुकारा।
उन्हें यह एहसास था कि यह बीमारी वास्तव में उनकी नहीं थी। शायद यह उन अभिनेताओं के समान है जो किसी भूमिका में बहुत अधिक डूब जाते हैं, फुडो ने सुझाव दिया। आखिरकार, आप एक उपन्यासकार हैं। हो सकता है कि आपने अनजाने में कुछ आत्मसात कर लिया हो। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, योशिकी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने अपने शोध में सम्मोहन सुझाव के बारे में भी पढ़ा। क्या सम्मोहन चिकित्सा मददगार हो सकती है? हो सकता है। क्या आप कुछ किताबों के सुझाव भी चाहेंगे? वह महान होगा। उन्होंने कई किताबों पर चर्चा की और फुडो ने योशिकी के विचारशील और सुशिक्षित स्वभाव की सराहना की। उन्होंने आगे कहा, आइए समय के भटकाव के गहरे अर्थ के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान में समय दुनिया में आपकी स्थिति की भावना है। व्यक्ति आपकी भूमिका को परिभाषित करता है। स्थान आपको संस्कृति से जोड़ता है। और समय आपके अस्तित्व को ही परिभाषित करता है। समय अस्तित्व की स्थिति है। इससे योशिकी को गहरा आघात लगा। वह मूल रूप से इस दुनिया का नहीं था। और अस्तित्व से यही अलगाव शायद इस भटकाव का कारण बना। हम सम्मोहन चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद, श्रीमान फुडो। लेकिन क्या सम्मोहन वास्तव में मतिभ्रम उत्पन्न कर सकता है? सैद्धांतिक रूप से, हाँ। मानव का अवचेतन मन विशाल है और काफी हद तक अनछुआ है। लेकिन आइए उचित अपेक्षाएं रखें, फुडो ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। हम किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करना चाहते। समझ गया। चलिए शुरू करते हैं। योशिकी की मुस्कान कोमल और लगभग प्रेत जैसी थी। जैसे ही डॉक्टर फुडो ने उन्हें आराम की स्थिति में लाने का मार्गदर्शन करना शुरू किया, उनकी दृष्टि में एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा उठी। उसे अभी तक इसका पता नहीं था, लेकिन हायाशी योशिकी ने कमरे में प्रवेश करने के बाद से ही एक रंगहीन सम्मोहक गैस छोड़ना शुरू कर दिया था। थोड़ा आगे झुकते हुए योशिकी की आंखें चमक उठीं जब उसने धीरे से बात की। मिस्टर फुडो। हाँ। जब लोग सम्मोहन में होते हैं तो वे सुझावों को अधिक आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप यह नहीं कहेंगे कि दृश्य संकेत मौखिक संकेतों से भी अधिक प्रभावी होते हैं? इमेजिंग परीक्षाओं को छोड़कर सत्र 1 घंटे बाद समाप्त हो गया। बेका फार्मेसी अस्पताल से बाहर निकलते समय योशिकी ने किसाकी एरी को फोन किया। उन्होंने समझाया कि सब ठीक है, बस समय का मामूली भ्रम है जिसका दैनिक जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे उन्हें कुछ हद तक तसल्ली मिली, कम से कम ऊपरी तौर पर। उसे वह मिल गया जिसके लिए वह आया था। योशिकी ने फुडो क्योसुके के साथ साप्ताहिक फॉलोअप अपॉइंटमेंट निर्धारित किए। और अभी 4:30 भी नहीं बजे थे। लाल बत्ती पर इंतजार करते हुए योशिकी ने एक और कॉल किया। हेलो, योको। मेरा काम पूरा हो गया है। शूटिंग कैसी चल रही है? आधे घंटे में? ठीक है। मुझे पता भेज दो, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जल्द ही फिर मिलेंगे। फोन रखने के बाद उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। योको ओकिनो की शूटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। उन्होंने उसे उस चीनी रेस्टोरेंट में आने का न्योता दिया था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। हायाशी योशिकी शायद ही कभी किसी को मना करते थे, खासकर तब जब वह रात के खाने को अपनी योजना का एक और चरण बना सकता था। अध्याय 50 से 50, डेटिंग और मूर्खता और दुख का सामना करना। इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, योशिकी-कुन। योको ओकिनो दौड़ती हुई आई, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जैसे ही वह यात्री सीट पर बैठी और अपनी सीट बेल्ट बांधी, वह मुस्कुराई और हायाशी योशिकी की ओर थोड़ा झुककर फुसफुसाते हुए बोली, योशिकी-कुन, क्या तुम्हें पानी चाहिए? मैंने वेंडिंग मशीन से संतरे का जूस लिया है। धन्यवाद, यह एकदम सही है। योशिकी ने पी लिया और अपने मेकअप पर एक नजर डाली। सलीके से किया गया, लिपस्टिक एकदम ताजा और चमकदार थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल पहले इसे दोबारा लगाया गया हो। आज की शूटिंग कैसी रही? हाँ, मैंने सभी निर्धारित दृश्यों की शूटिंग पूरी कर ली। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका प्रदर्शन असाधारण था। यह उतना अद्भुत नहीं है। योको का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी नजरें झुका ली। उसने योशिकी की ओर देखा, जो सड़क पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसकी निगाहें नरम पड़ गईं। यह क्या है? कुछ नहीं। बस। क्या डिनर के लिए अभी थोड़ा जल्दी नहीं है? हाँ, तो मैंने सोचा कि हम पहले थोड़ी देर गाड़ी चलाकर देख लें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि योको ने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि रेस्टोरेंट कहाँ है। आह! तभी योको को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से शर्माते हुए स्थान बताया, फिर उत्सुकता से पूछा, आज तुम क्या कर रहे थे, योशिकी-कुन? मैं एक मनोचिकित्सक से मिलने गया था। हैरान हो? आज मुझे टाइम डिसओरिएंटेशन नामक बीमारी का पता चला है। सड़क पर नजर रखते हुए अपने लक्षणों के बारे में बताते हुए योको। उन्होंने पूरी चिंता के साथ सुना। जब उसने अपनी बात समाप्त कर ली, तो वह आगे की ओर झुकी और सीधे उसकी ओर देखने लगी। योशिकी-कुन, यह तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा बहुत, शायद। लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि यह गंभीर नहीं है, तो मुझे यकीन है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
वह सहजता से मुस्कुराया। सच तो यह है कि योशिकी को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती थी। उनका मानना था कि समय का विरूपण लगभग उसी समय शुरू हुआ था जब शिनिची कुडो का आकार छोटा हुआ था, जब इस दुनिया की कहानी की असल शुरुआत हुई थी। अगर कहानी का कोई अंत नहीं है तो समय की यह विचित्र स्थिरता भी कभी खत्म नहीं होगी, जिसका एक अर्थ था शाश्वत जीवन। उन्होंने यह विचार खुलकर नहीं कहा। यात्रा छोटी थी। व्यस्त समय के ट्रैफिक के कारण दर्शनीय स्थलों की सैर करना एक मुश्किल काम बन गया था, इसलिए योशिकी और योको जल्द ही उस चीनी रेस्तरां में पहुंच गए जिसका जिक्र उसने पहले किया था। आप दोनों ने एक निजी कमरा आरक्षित किया है। कृपया मेरे पीछे आइए। उनकी सार्वजनिक पहचान के कारण मुख्य हॉल में भोजन करना संभव नहीं था। केवल 2 मेहमानों के साथ भी उन्हें एक बड़े, गोल निजी कमरे में बैठाया गया जहां आसानी से 1 दर्जन लोग बैठ सकते थे। यह कोई रोमांटिक माहौल तो नहीं है, योशिकी ने चंचल लहजे में कहा। योको हंस पड़ी और विशाल मेज के उस पार बैठने के बजाय उसके बगल में बैठना पसंद किया। पिछली बार मैंने यहां जो पकौड़े खाए थे वे लाजवाब थे, तो मुझे इन्हें आज ही जरूर आजमाना चाहिए। ओह, और उनके पास मीठी खुबानी की वाइन भी है, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आप इसका आनंद लें। मैं चाय ही पीऊंगा। ऑर्डर करने में ज्यादा समय नहीं लगा। योको ने आगे बढ़कर खुबानी की वाइन का एक गिलास मंगवाया। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसके गाल गुलाबी हो गए। काश मैं तुम्हारे साथ टोस्ट कर पाती, योशिकी-कुन। उसने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। शायद अगली बार हम टैक्सी ले लें? क्या आप अभी से अगली बार के बारे में सोच रहे हैं? योशिकी ने उसके खूबसूरत, हंसमुख चेहरे को गौर से देखा। वह सचमुच एक आकर्षक महिला थी, एक ऐसी आदर्श महिला जिसमें गर्मजोशी, शालीनता और निजी पलों में चमकने के लिए पर्याप्त साहस था। तो अगली बार हम किसी अधिक शांत वातावरण वाली जगह की योजना बनाते हैं। उसने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को वाइन के गिलास के पीछे छिपा लिया। थोड़ी देर में खाना आ गया। योको सीधे उन पकौड़ियों की ओर बढ़ी जिनकी उसे बहुत दिनों से लालसा थी। जैसे ही उसने एक टुकड़ा चम्मच पर सावधानी से उठाया, योशिकी ने धीरे से पुकारा। योको। हाँ? सिरका नहीं? तुम्हारा मतलब लाल वाले से है? हाँ। चीन में मुझे लगता है कि जियाओलोंगबाओ को सिरके में डुबोए बिना खाना गैरकानूनी है। अरे! सचमुच? बिल्कुल नहीं। उसकी हैरानी भरी आंखों को देखकर वह हंस पड़ा। हे भगवान, योशिकी-कुन। उसने नखरे से मुंह बनाया, लेकिन आज्ञाकारी होकर अपनी पकौड़ी को सिरके में डुबोने की कोशिश की। अचार वाले लाल अदरक के टुकड़ों से युक्त सिरके ने व्यंजन को एक ताजगी भरा स्वाद दिया। वाह! ये तो बहुत स्वादिष्ट है। योशिकी सहमत हो गया। खाना बहुत बढ़िया था। इसने तो पुरानी यादें भी ताजा कर दीं, इस जगह ने उसे वो स्वाद चखाए जो उसने सालों से नहीं चखे थे। रात का खाना खाने के बाद वे वापस कार की ओर चल दिए। रेस्तरां से थोड़ी दूर पैदल चलने के दौरान भी योको को अपने धूप के चश्मे और टोपी पहने रखनी पड़ी। गाड़ी में वापस बैठने के बाद ही उसे थोड़ी राहत मिली। योशिकी ने उसकी ओर एक नजर डाली। क्या योको का पेट सचमुच भरा हुआ है? हाँ। आखिर मुझे अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि आप अपने वर्तमान रूप से संतुष्ट हैं, है ना? तो योको का फिगर तो बिल्कुल बेदाग होगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। योको। वह खिलखिलाकर हंसा, बिल्कुल भी शर्माया नहीं, बल्कि गर्व महसूस कर रहा था। जिन लड़कियों में आत्ममुग्धता का थोड़ा सा भी अंश होता है, वे बेहद आकर्षक हो सकती हैं। तो अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? डिंगलिंगलिंग डिंगलिंगलिंग। योको के फोन की घंटी बजी। उसने झट से अपनी उंगली होठों पर रखी और योशिकी को चुप रहने का इशारा किया। सुनिए, ये मैं हूं। अरे! लेकिन मैं अभी बाहर हूं। क्या यह कल तक इंतजार नहीं कर सकता? ठीक है। मैं अभी आता हूं। फोन रखने के बाद उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, योशिकी ने धीरे से पूछा। क्या यह काम है? हाँ। माफ करना, योशिकी-कुन। मुझे लगा था कि मैं रात भर के लिए छुट्टी ले सकता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे एक और सीन शूट करने के लिए दे दिया है। कोई बात नहीं। काम पहले आता है। फिर भी यह अफसोस की बात है। तो चलिए, आपकी अगली छुट्टी की योजना बना लेते हैं। मैं जो चाहता हूं। योको ने जरा भी संकोच नहीं किया। जब वे उसकी एजेंसी की इमारत के पास पहुंचे, तो वह झुककर मुस्कुराई। आज रात के लिए धन्यवाद, योशिकी-कुन। मुझे वाकई बहुत अच्छा समय बिताया। मैं भी। और इतना कहकर वह चुपके से अंदर चली गई। योशिकी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। अभी सुबह का समय था। उसने वापस लौटने के लिए लंबा रास्ता चुना और शहर को यूं ही पीछे छूटते जाने दिया, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। चीख! ब्रेक लगाते ही उसके टायरों से तेज चीखने की आवाज आई, जिससे कार अचानक हिल गई। उसने झटपट रिवर्स गियर लगाया, कुछ मीटर पीछे गया, खिड़की नीचे की और चिल्लाया। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? गली के किनारे पर कुख्यात जोड़ी खड़ी थी। मोटा और लंबा, मंदबुद्धि और दुखी, जिनके मातहत और वे मुसीबत की तरह दिख रहे थे।